बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम, गुड मॉर्निंग पब्लिक, सुबह बखैर। मैं हूँ रुखमा इरफान मलिक, मेरे साथ मौजूद है अब्दुल रऊफ साहब। अस्सलामुअलैकुम। और हमारा साथी हमारे साथ है हरमीत सिंह। क्या हाल है हरमीत? अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम सलाम। मैं बिल्कुल ठीक सर। आप सुनाए कैसे? आप माशाल्लाह मुस्कुराते हुए ऐसे लग रहा है बारिश हुई है कि नहीं? पहले सवाल तो मेरा आप दोनों से ये है क्योंकि यहाँ पे बारिश हुई है तो इसलिए थोड़ा सा पूछना चाह रहा हूँ। नहीं, हमारे यहाँ बारिश नहीं हुई। हम बहुत उम्मीद कर रहे हैं बारिश हो जाए। ये जो स्मॉग है, फॉग है, इसमें कोई कमी आ जाए, लेकिन अभी दूर दूर तक कोई और हम ऐसा ये भी चांस उम्मीद नहीं करते लगा हैं कि यहाँ पर जो सर्दी की शिद्दत है उसमें भी इजाफा हो जाए, बिकॉज सर्दी अभी उस इंटेंसिटी से आ नहीं रही। दिसंबर स्टार्ट हो चुका हुआ है, मतलब ये फर्स्ट वीक भी अब गुजरने को है, लेकिन वो जो इंटेंसिटी होनी चाहिए सर्दी की वो अभी महसूस नहीं हो रही। हरमीत और मेरी आज मैचिंग है भाई, कोइंसिडेंस। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। तो मेरे ख्याल में वक्त ज़ाया नहीं करते, फौरी तौर पे चलते हैं रोमा की तरफ और रन डाउन देखते हैं आज का क्या है। बिल्कुल ठीक, रन डाउन अपने व्यूअर्स के साथ शेयर करूंगी। सबसे पहले पब्लिक का डेली डोज, उसके बाद लाहौर NA 133 के ज़िमनी इंतखाब में नून लीग ने मैदान मार लिया। इसको हमें आगे चलकर डिस्कस करना है। बिल्कुल ठीक हो गया। सानिया सियालकोट, इंतहाई अफसोसनाक दिलखराश वाकया, मुआशरे में अदम बर्दाश्त का खात्मा कैसे मुमकिन है? बिकॉज इस तरह के जो वाकयात हैं वो हम पहले भी अपने मुआशरे में देख चुके हैं। सजा नहीं मिलती जो कल्प्रिट्स हैं, और वो जो एक कहते हैं जारहियत और इस किस्म का जो एटीट्यूड है वो हम अपने लोगों में देख रहे हैं। अदम बर्दाश्त को मुआशरे से किस तरह से खत्म किया जा सकता है, इस पर भी आज हम गौर करेंगे। इसके साथ साथ एक स्टोरी हमारी आज ये होगी कि हिंदुस्तान ने 1971 में पाकिस्तानी आबदोज PNS गाजी डुबोने का एक दावा किया था, जिसे अब भारतीय बहरिया के एक साबिक ऑफिसर हैं, उन्होंने इस दावे को गर्क कर दिया है और उन्होंने इससे कहा है कि ये जो दावा किया गया था ये महज एक झूठा दावा था। इसको भी आगे चलकर हम डिस्कस करेंगे। फिर इसके साथ साथ पाक ईरान दोस्ती को फरोग देने के लिए लाहौर से तेहरान रैली अपनी मंजिल की तरफ गामसन है, ये भी आज हम डिस्कस करेंगे। और आखिर में आलमी शोहरत याफ्ता कवाल अजीज मियाँ को हमसे बिछड़े 21 बरस बीत चुके हैं, उनको भी आज याद करेंगे। सबसे पहले डेली डोज के साथ आगाज करेंगे और डेली डोज की सबसे पहले हमारे पास ये है कि हरमीत, कभी आपने देखा है ये तमाम मनाजर तो आपने विटनेस किए होंगे, सड़क किनारे कोई गाड़ी खराब हो जाए, कोई बाइक खराब हो जाए और कोई ट्रक खराब हो जाए तो लोग उसको पुश कर रहे हो, धक्का लगा रहे हो। कभी आपने ऐसा देखा या सुना कि तैयारे को धक्का लगाया जा रहा हो? भाई पहली बार सुन रहा हूँ। ऐसा नहीं ना देखा, सोशल मीडिया पर जरूर देखा होगा हमारे साथ। हाँ मैं टेलीविजन में पहली बार देख रहा हूँ। सोशल मीडिया पे तो कई सारी चीजें सामने से गुजर जाती है, बट ये है कि ये एक अनोखा वाकया इसलिए होता है कि रोजमर्रा की दुनिया जिंदगी में जो चीजें हम गाड़ी या मोटरसाइकिल मोटरबाइक को हम अगर धक्का लगाते हैं एक नॉर्मल चीजें बन गई है, लेकिन भैया जहाज को धक्का लगाना थोड़ा सा। अच्छा चलिए, बिल्कुल ठीक आप बात करें। हाँ रऊफ साहब, जरा हम जो जिक्र कर रहे हैं अपने व्यूअर्स को भी बता दें। नेपाल का ये वाकया है जहां पर बजोरा एयरपोर्ट तैयारा जो था लैंडिंग के वक्त इसका जो टायर था वो फट चुका था और रनवे के बीचों बीच ये जो तैयारा था वो खड़ा हो गया। अभी आप जो विजुअल्स देख रहे हैं इसमें आप वाज़ेह तौर पर देख सकते हैं कि लोगों ने फिर इसको धक्का लगाया और ये अनोखे और मुनफरिद मनाजर जो थे वो सोशल मीडिया की जीनत बन गए। बेसिकली हुआ ये कि एयरपोर्ट इंतजामिया से पायलट का राब्ता नहीं हो रहा था, सो लोगों ने कहा हम अपनी मदद आपके तहत ही तैयारे को धक्का लगा दें। सो इस अंदाज में धक्का लगाया जा रहा है और अब तक इस वीडियो को लाखों करोड़ों लोग देख चुके हैं। ये अनोखा ही वाकया है। मतलब वैसे मैंने इससे पहले डबल डेकर जो बस हुआ करती थी हमारे जमाने में, चलती थी, वो खराब हो जाती थी, उसको तो धक्का लगाते देखा है, लेकिन ये जहाज को इस तरह से धक्का लगाते मैंने नहीं देखा हुआ पहले कभी। मैंने भी नहीं लेकिन भारत ये छोटा तैयारा है, बहुत बड़ा तैयारा नहीं है। अगर ये कोई जंबो होता या मतलब एयरबस होती तो फिर उसको मुश्किल हो जाता बहुत ज्यादा। नौयत का अनोखा ही वाकया है, लेकिन यह है कि इससे एक चीज और साबित होती है और वो ये है कि किसी भी मुल्क के शहरी कितने जिम्मेदार हैं। उन्होंने जब देखा कि रुकावट पड़ेगी तैयारे के रास्ते में, दूसरे तैयारों ने उतरना होगा या जो भी करना होगा, तो उसके मुताबिक ये है कि मुसाफिरों ने अपनी मदद आपके तहत इसको एक साइड पे कर दिया, तो ये जिम्मेदारी का सबूत भी है साथ। बिल्कुल ठीक हो गया। अगली स्टोरी की तरफ आएंगे और अगली स्टोरी शेयर करने से पहले कुछ मैं अपने इमोशंस आपके साथ शेयर करूं, बिकॉज मैं बहुत बुरा फील कर रही हूं ये स्टोरी अपने व्यूअर्स के साथ शेयर करते हुए। हुआ कुछ यूं है, हम अक्सर पाकिस्तान में, ये तो मामूल की बात है कि हमारे जो कौमी हीरोज के मुजस्मे कुछ अहम पॉइंट्स पर नस्ब किए जाते हैं, उनकी कोई ना कोई चीज गायब हो जाती है। हमने देखा कि वो जो हमारे
कौमी हीरो थे समीउल्लाह, हॉकी और बॉल गायब हो गया, और इस तरह के अनोखे वाकयात बहुत मतलब बुरा फील करवाते हैं। बट एनीवे, सूबा पंजाब के शहर बिहाड़ी का यहाँ पर जिक्र करेंगे, जहाँ पर कायदे-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना का मुजस्मा नस्ब था और वहां से उनकी ऐनक जो थी उसको चोरी कर लिया गया। जिले इंतजामिया का इस पर जो मौक़िफ़ सामने आ रहा है, उनकी इंफॉर्मेशन के मुताबिक कायदे-आज़म का ये जो मुजस्मा था डिप्टी कमिश्नर कॉम्प्लेक्स में नस्ब किया गया था। नामालूम चोर आए और उन्होंने यहाँ से ऐनक चोरी की। अब फुटेजेस इकट्ठी की जा रही हैं और चोरों को तलाश किया जा रहा है। अब ये देखो ना, ये यानी पता नहीं लोगों को क्या कहा जाए, ये ऐसी गुमराही में है, ऐसी जहालत का शिकार है, पता नहीं क्यों करते, मेरी तो समझ में नहीं आता। इन लोगों की नफ्सियात के बारे में भी कुछ ना कुछ सोचा जाना चाहिए कि क्या नफ्सियात होती होगी जो इस तरह के कौमी हीरोज, कायद-ए-आज़म तो खैर जाहिर है मतलब मुल्क के हिसाब से देखा जाए तो सबसे बड़े हीरो है पाकिस्तान के, जिन्होंने पाकिस्तान को आज़ादी दिलवाई, उनके मुजस्मे से भी अगर कोई चोरी करके ले जाए, अब पता नहीं उसके जहन में ये आता होगा कि मैं घर में रखूंगा या मतलब कोई और शरारतन है, आपको मोहब्बत और प्यार है तो आप वहां पर ही आकर प्यार की इतनी भी इंतहा नहीं होनी चाहिए ना, वहीं पे आके देख ले। बिल्कुल रोमा की बात सही है। हरमीत सर, बहुत अफसोस है मुझे, मैं तो ये कहता हूँ कि कौम से हम हुजूम बनते जा रहे हैं। हम जिस तरह समीउल्लाह की बात की, समीउल्लाह खान की, भावलपुर में ये वाक़या जब हुआ था तब भी हमने बात की थी कैसे नाज़ेबा हरकत उस मुजस्समे के साथ की थी। उससे पहले हॉकी की स्टिक चुराई गई। अब देखें कि हम अपने कौमी, हमारे ऐसे रहनुमा जिन्होंने हमें पाकिस्तान दिया और आज हम उसके मुजस्मे को भी माफ नहीं करना चाह रहे, बल्कि आपकी बात दुरुस्त है कि इस एनेक्स से उसको मिलेगा क्या, बट ये है कि एक जिम्मेदार होने, शहरी होने के नाते हम वो फर्ज नहीं निभा रहे जिसका हमें शऊर दिया गया था, जिसे जो सबक हमें जिन्ना साहब ने दिया था। और मुझे शर्मिंदगी हो रही है कि आज हम इन्हीं हरकत पर आ गए कि जिन्होंने हमें ये रियासत दी, ये रियासत सौंप की दी, बड़ी कुर्बानियों के बाद दी, आज हम उसको भी माफ नहीं कर रहे। माजत खाए सर हमने। हाँ, मतलब यह है कि वो और कुछ कायदे-आज़म ने जो बार बार पैगाम दिया ना, इत्तेहाद, तंजीम, यकीन मोहकम, तो वो इत्तेहाद भी कहीं नजर नहीं आ रहा, तंजीम तो सिरे से ही कहीं नहीं नजर आ रही, वो तंजीम किधर गई। और फिर यकीन मोहकम जो है, मतलब इसकी बुनियाद के ऊपर आपको चाहिए तो यही कि पाकिस्तानी होने का सबूत दें और एक अच्छे शहरी होने का सबूत दें। ये जिन्होंने किया ना, अच्छा शहरी होने का सबूत दिया ना, मतलब पाकिस्तानी होने का सबूत दिया। मत करते हैं। और मेरे ख्याल में इस तरह के वाकयात चूंकि माजी में भी रूनुमा हो चुके हैं, कुछ ना कुछ सजाएं होनी चाहिए कि कोई भी अगर ऐसी कोई हरकत करे तो उसको सजा मिले। बिकॉज जो बाकी आने वाले लोग हैं या बाकी ऐसा काम जो भी करें, उनकी हौसला शिकनी की जा सके। सो इसके लिए भी मेरे ख्याल में कोई रूल्स एंड रेगुलेशंस, कोई ना कोई सजा लाजमी तौर पर होनी चाहिए। बिकॉज ये जो वाकयात हैं वो थमने का नाम नहीं ले रहे। नेक्स्ट स्टोरी की तरफ आएंगे। नेक्स्ट स्टोरी में हमीद बड़ी इंटरेस्टिंग किस्म की स्टोरी है जी। हमारी जो पार्लियामान है वो जनवरी 2023 से पेपरलेस होने वाली है और जनवरी 2023 के बारे में कहा जा रहा है कि कौमी असेंबली और सेनेट को पेपरलेस पार्लियामान बना दिया जाएगा, जिसके बाद इन ऐवानों की जो कार्रवाइयां हैं, यहाँ पर फाइल्स और पेपर्स यूज नहीं होंगे बल्कि टैबलेट्स यूज होंगी। और इससे होगा क्या, मुख्तलिफ फवाइद जो हैं वो गिनवाए जा रहे हैं। पहला फायदा तो ये है कि कागज और फाइलों के अखराजात और इन पर होने वाली ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस समेत जो दीगर डॉक्यूमेंटेशन है, इन पर आने वाली जो प्रिंटिंग कॉस्ट है उससे सेविंग की जा सकेगी। प्लस ये एक बहुत ही माहौल दोस्त इकदाम होगा। सो इस हवाले से कहा जा रहा है अभी 2 इयर्स रहते हैं। सवाल इसमें ये पैदा होता है, बात आपकी दुरुस्त है जी 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 रऊफ साहब, मैं कहता हूँ बात आपकी दुरुस्त है कि बहुत सारी चीजें बचेंगी और जिस तरह ये एक दूसरे पर फेंकना पेपर, लेकिन क्या सवाल यहाँ पे ये बनता है कि आप अगर पार्लियामान में जाते हैं और पार्लियामान में ये हमारे जो अरकान है, क्या इतने ये मुहज़्ज़ब है कि टैबलेट छोड़ देंगे? मैं एग्जैक्टली यही सवाल मेरे दिल में भी आ रहा था। वहाँ पे जो अदम बर्दाश्त हम देखते हैं, वहाँ पे जिस तरह एक दूसरे की मार पिटाई होती है, माजर के साथ पेपर्स एक दूसरे पर उछाले जाते हैं, बिल्कुल। तो फिर लेकिन ये है कि चलो एक मंडी मछली बाजार जो गर्म होता है वो कम से कम थोड़ी सी, मुझे तो डर है जिस तरह से ये जब वसीले हुए होते हैं, हमारे जो मुख्तलिफ पार्लियामान के लोग हैं, मेंबर्स हैं, जब ये वसीले हुए होते हैं तो पेपर्स एक दूसरे पर फेंक रहे होते हैं। टैबलेट्स मारे तो जख्म और वो खूनो खून हो जाएगी, तो पार्लियामान का क्या हाल होगा? एक और सवाल भी पैदा होता है कि टैबलेट्स इनको देनी किसने है? अगर तो हुकूमत ने देनी है तो फिर तो समझो जरूर टूटेंगी। अगर उनकी अपनी हुई जेब से खर्च किए हुए पैसे, फिर शायद कोई बचत हो जाए। लेकिन अगर
हुकूमत देगी तो मैं 1000% ये यकीन से कहता हूँ कि वो जरूर मारेंगे। अच्छा, 100% भी नहीं, 200 भी नहीं, मैं पूरे 1000 1000। आप पीपल्स पार्टी और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मुराद सही साहब को रोक सकेंगे सर? बड़ा मुश्किल है, ये तो टैबलेट से भी वार करेंगे। हमने जो चीजें देखी है नहीं, वो कैप्टन सफदर भी यहाँ पे ये होगा कि टैबलेट्स का जो हमारे टैक्स से टैबलेट्स बनेंगे तो वो भी बहुत ज्यादा टूटेंगे, और जाहिर बात है मोबाइल की दुकान के जो शॉप वाले हैं उनकी ज्यादा चांदनी होगी, क्योंकि ये सिचुएशन होगी जब भी असेंबली का सेशन होगा तो ये हालात तो बदलने वाले नहीं है। बट बहरहाल अच्छा स्टेप है, अल्लाह करे कि इनको भी थोड़ी सोच समझ आ जाए और मामला बेहतरी की तरफ जाए। बिल्कुल ठीक। अगली स्टोरी की तरफ आएंगे जो डेली डोज की लास्ट स्टोरी है, और हमें पता है कि 16वीं सदी में बाबरी मस्जिद को तामीर किया गया था, और उसके बाद बाबरी मस्जिद को 1992 में हिंदू इंतहा पसंदों की जानिब से शहीद किया गया था। बाबरी मस्जिद की शहादत और भारत में आज भी मुसलमान जो है वो इंसाफ के मुंतजर हैं। इस पर जो सुप्रीम कोर्ट थी, भारतीय सुप्रीम कोर्ट, उसकी जानिब से भी इंसाफ नहीं किया गया, नाकिस फैसला दिया गया, और यहाँ पर राम मंदिर की तामीर के लिए जो राह थी वो हमवार कर दी गई। और जो भारत में मसाजिद पर अगर हम देखें तो आज भी इंतहा पसंदों की जानिब से हमले किए जाते हैं, मसाजिद को तामीर किया जाता है। यहाँ पर एक चीज, एक तो मुसलमान आज भी इंसाफ के मुंतजर हैं, इंसाफ नहीं मिल सका, और दूसरा जिस तरह से हम रऊफ साहब अपने शो में अक्सर जिक्र करते हैं कि हम अपने जो दूसरे लोग हैं, दूसरे मजहब के लोग हैं, अकलियती बरादरी के लोग हैं, पाकिस्तान में भी अगर हम देखें तो हम उनकी बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट करते हैं। अगर आपने भी उनकी कोई मजहबी मकाम जो है वो तामीर करना है, उसके लिए आप उनको अल्टरनेटिव जगह प्रोवाइड कर दें, बट कोई ऐसी जगह नहीं होनी चाहिए जहां पर ऑलरेडी कुछ ना कुछ ऐसे किसी दूसरे मजहब की कोई ना कोई एफिलिएशन हो। ये बाबरी मस्जिद जो है ना, इसके हवाले से ये है कि तनाज़ा पहले भी था। हमारे पास जो रिपोर्ट्स हैं वो ये है कि अंग्रेज के ज़माने में भी उन्होंने इस मामले को सुलझाने की कोशिश नहीं की। कोर्ट से कभी इंसाफ नहीं मिला मुसलमानों को इस मस्जिद के बाद से, जब से अंग्रेज आए थे। अंग्रेजों के दौर में भी जब ये मुकदमा गया तो उन्होंने इस फैसला इसका इस तरह से कर दिया कि जी अंदर का हिस्सा मुसलमानों का और बाहर का हिस्सा जो है वो हिंदुओं का। तो ये कोई फैसला नहीं था, मुतनाज़ फैसला था। लेकिन बहरहाल अब जब ये वाक़या हुआ है, बेशुमार मुसलमानों को शहीद किया गया। गुजरात में जो फसादात फूटे उसके नतीजे में भी हम ये कहते हैं कि मुसलमानों के साथ बड़ी ज्यादती हुई, जुल्म ज्यादती हुई। और जैसे कि रोमा ने कहा, त्रिपुरा में ही हरमीत हमें बार बार बताते रहे हैं कि त्रिपुरा में ही 19 के करीब मसाजिद हैं जिनको शहीद किया गया अभी हाल ही में। तो ये एक सिलसिला है पूरा जो चला हुआ है हिंदुस्तान में। सब मुझे बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि ये इससे पहले भी मैं कबल भी जिक्र कर चुका हूँ, और आप सोशल मीडिया पे एक वीडियो भी गर्दिश कर रही है जिसमें जो मुसलमान है वहाँ पे रहने वाले जो भारत में है, तो वो नमाज पढ़ने के लिए आते हैं, और कई मस्जिदों में जुमे की नमाज अदा करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। छोटी छोटी मस्जिदें वहाँ पे जो बनी है, तो वहाँ पे हर हर महादेव के नारे लगाते हुए कुछ हमारे वहाँ पे जो है हिंदू इंतहा पसंद, मैं कहूँगा एक्सट्रीमिस्ट, चाहे ये यहाँ पे या वहाँ पे हो, ये एक्सट्रीमिस्ट ही होते हैं, इस किस्म की जो कार्रवाइयाँ करते हैं, तो वो आके उसमें खलल डालने की कोशिश करते हैं। तो मैं जो हालात हम इस वक्त देख रहे हैं, जो मोदी की निगरानी में जो मामलात हो रहे हैं, जिस तरह सपोर्ट रियासत की जानिब से इन डंडा बरादरान को मिल रहा है, और जिस तरह सुप्रीम कोर्ट को भारतीय सुप्रीम कोर्ट जिसके बारे में बड़ा जिक्र किया जाता था, लेकिन अफसोस के साथ ये कहना पड़ रहा है कि अब आरएसएस की गुंडागर्दी की मजबूरी की वजह से सुप्रीम कोर्ट ने भी वो फैसला किया, एक मुतनाज़ा फैसला दिया कि वो जिस तरह आपने जिक्र किया कि अंग्रेजों ने तो मुतनाज़ा फैसले दिए, लेकिन भारतीय सुप्रीम कोर्ट ने डर के खौफ के मारे इस किस्म का फैसला दिया, आरएसएस के गुंडों के सामने उसने घुटने टेक दिए। और आज भी अगर हम देखें तो कई मसाजिद को हर दिन जो है एक नई मस्जिद को शहीद किया जाता है, एक नई जुल्म की एक नई रविश जो है वो उसी तरह रवा दवा है, और उसकी पुष्पनाही रियासत कर रही है। और रियासत कौन है? रियासत का जो हेड है वो मोदी है, और मोदी आपको पता है कि गुजरात में उसने हजारों मुसलमानों का जो है वो खून बहाया। तो ऐसे में आप उससे तवक्को क्या कर सकते हैं इंसाफ के लिए? बिल्कुल ठीक हो गया। और आज 29 ईयर्स गुजरने के बावजूद भी ये जो वाकया है, नाम निहाद जमहूरी दावेदार भारत के मुंह पर स्याह धब्बा है। यहाँ पर ये डेली डोज का इख्तिताम करते हैं। सर ब्रेक शामिल करें। मेरे ख्याल में ब्रेक की तरफ चलते हैं, ब्रेक के बाद वापस आए। बहुत सी खबरें हमारे पास मौजूद हैं, उनका जिक्र भी करेंगे, साथ साथ हम करते रहेंगे। लेकिन मेरा मतलब है कि आगे हम रन डाउन अपना जो है जारी रखेंगे, उसके मुताबिक चलेंगे। बिल्कुल ठीक हो गया। अभी हम शो में एक ब्रेक शामिल करते हैं, हाजिर होंगे इस ब्रेक के बाद।
ब्रेक के बाद एक बार फिर से गुड मॉर्निंग पब्लिक में आपको खुशामदीद कहेंगे। लाहौर में कौमी असम्बली के हल्का NA 133 में होने वाले ज़िमनी इंतखाबात में मुस्लिम लीग नून की उम्मीदवार शाइस्ता परवेज मलिक ने पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार चौधरी असलम गिल को शिकस्त दे दी। अच्छा, इस हल्के को अगर देखा जाए तो यहाँ पर रऊफ साहब, जिस तरह से हम अभी ब्रेक में भी डिस्कस कर रहे थे कि तकरीबन 4.5 लाख के करीब वोटर्स थे, जिनमें से सिर्फ 81,000 के करीब वोटर्स ने अपना हक राय दही इस्तेमाल किया, यानी कि टर्नआउट बहुत ज्यादा कम, 18% के करीब टर्नआउट है। बिल्कुल, बहुत ही कम है। मतलब अब उसकी बहुत सी वजूहात हैं, वो हम मदर साहब हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे चल के ही बात करेंगे। बिल्कुल ठीक हो गया। सीनियर तज्जियाकार मजहर अब्बास साहब इस वक्त शो में हमें ज्वाइन कर रहे हैं। मजहर साहब सर, थैंक यू सो मच, वेलकम टू गुड मॉर्निंग पब्लिक। सर, सबसे पहले तो ये फरमाइएगा कि पंजाब जो कि PMLN का गढ़ है भी और समझा भी जाता है, यहाँ पर PMLN का वोट बैंक कम होना, पीपल्स पार्टी का इंक्रीज होना, क्या कहेंगे इस सूरत हाल पर आप? जी बहुत बहुत शुक्रिया। पहली चीज तो ये कि कम टर्नआउट एक्सपेक्टेड था, दो वजूहात की बिना पे। जी मेरी आवाज आ रही? जी बिल्कुल बिल्कुल। जी बिल्कुल आ रही है। दो वजूहात की बिना पे। एक तो ये कि जाहिर बाई इलेक्शंस में वैसे भी वोट कम पड़ते हैं, लेकिन उससे ज्यादा बड़ी वजह मुझे ये नजर आती है कि PTI रेस में नहीं थी। अब जब PTI रेस में नहीं थी तो जाहिर है PTI 2018 के इलेक्शन में नंबर 2 थी और 75,000 के करीब वोट लिए थे, तो PTI का वहां ना होना, PMLN की वो वैसे भी महफूज नशिस्त थी, और पीपल्स पार्टी के चूंकि 2018 में बहुत कम वोट पड़े थे, तकरीबन 5,500, तो इसलिए ओवरऑल इंटरेस्ट उस इलेक्शन में बहुत कम हो गया था। लोग ऑब्वियसली समझ रहे थे कि PMLN जीत ही जाएगी, लेकिन उसके बावजूद पीपल्स पार्टी ने अच्छी कैंपेन की। उनका ये फैसला इस इलेक्शन में हिस्सा लेना चाहिए, वो दुरुस्त फैसला था, और उनके लिए कुछ राहें खुली हैं कि वो आगे बढ़ सकते हैं, लेकिन इसे हम पीपल्स पार्टी का कम बैक नहीं कह सकते। इस स्टेज कम बैक पीपल्स पार्टी का सिर्फ उस सूरत में होगा कि बल्दियाती इलेक्शन अगर होते हैं मार्च अप्रैल में, उसमें पीपल्स पार्टी की परफॉर्मेंस क्या रहेगी, वो एक तरीके से पीपल्स पार्टी का 2023 से पहले कुछ हमें नजर आएगा कि पीपल्स पार्टी में कितनी जान है। लेकिन यहाँ उन्होंने वोट 5,500 के मुकाबले में 30,000 से ज्यादा वोट लिए, तो ये बताते तो पीपल्स पार्टी के लिए बहुत मेरा ख्याल है इत्मीनान की बात है। अच्छा, मगर इसी से एक हौसला पाके पीपल्स पार्टी के एक रहनुमा है, उन्होंने ये कहा है कि आइंदा इलेक्शन जो भी होंगे 2023 में, उसमें पीपल्स पार्टी 30 तक नशिस्तें ले सकती है पंजाब में। कोई ऐसा मुमकिन है? मुझे तो नहीं लगता कम से कम ऐसा मुमकिन होगा। आपने बिल्कुल जेन्युइन बात की है, सही बात की है कि यहाँ पे PTI का ना होना जो है वो भी तकवीत का बायस है पीपल्स पार्टी के वोट में ज्यादा इजाफे के लिए। देखिए रोज साहब, PTI ने मेरे ख्याल में, हो सकता है मैं गलत हूं, मेरे ख्याल में जानबूझकर इलेक्शन में हिस्सा नहीं लिया इस इलेक्शन में, और उनके क्योंकि ये हो नहीं सकता कि आपके 75,000 वोट पिछले इलेक्शन में हो और आपका प्रपोजल, आपको इतना नहीं पता हो कि प्रपोजल और सेकेंडर कौन होता है, आपके कवरिंग कैंडिडेट ना हो। तो पीपल्स पार्टी जो PTI ने फैसला किया वो जानबूझ के किया, क्योंकि उन्हें पता था कि अगर ये इलेक्शन वो हार गए तो इसके असरात आने वाले बल्दियाती इलेक्शन में होंगे, खासतौर पर लाहौर में। तो उनका फैसला तो बिल्कुल सोचा समझा नजर आता है उनका फैसला। लेकिन ये कि पीपल्स पार्टी, बिल्कुल आपने ठीक कहा, पीपल्स पार्टी को इतनी जल्दी इतनी बड़ी बातें नहीं करनी चाहिए। उन्हें देखना चाहिए कि उनके स्ट्रॉन्ग पॉकेट्स कौन से रहे हैं। माजी जो लोग उनके PTI में चले गए थे, जो बेशुमार कारकुन उनके PTI में गए, क्योंकि जब पीपल्स पार्टी माजी में इलेक्शन हारती भी थी पंजाब में, तो उसका वोटिंग परसेंटेज जो है वो मोर और लेस वही रहता था। 30 से 32% तक वोट लिए हैं पीपल्स पार्टी ने पंजाब में, और पिछले तीन इलेक्शनों में पीपल्स पार्टी का वोट बैंक कम हुआ है, बल्कि तकरीबन खत्म हो गया। तो मेरा ख्याल है पीपल्स पार्टी को बल्दियाती इलेक्शन पर बहुत ज्यादा तवज्जो देनी चाहिए, क्योंकि ग्रास रूट लेवल के इलेक्शन होते हैं, और उन इलेक्शंस में एक नहीं कई चैलेंजेस होंगे। उनके सामने PTI भी होगी, उनके सामने PMLN भी होगी, उनके सामने TLP भी होगी। तो पीपल्स पार्टी के लिए इलेक्शन बिल्कुल आसान नहीं है, और मुझे नहीं लगता कि पीपल्स पार्टी के जो भी लीडर ये दावे कर रहे हैं
वो दरअसल हकीकत पसंदी से काम ले रहे हैं। ठीक है जी हरमीत। अच्छा मजहर साहब, जिस तरह आपने जिक्र किया कि पीटीआई दूसरी पार्टी थी, उस वक्त हमें याद है कि एजाज चौधरी साहब यहां से हारे थे, लेकिन अच्छा मुकाबला हुआ था। अब भी एजाज चौधरी साहब चाह रहे थे कि उनके बेटे इस हलके से लड़े, लेकिन पीटीआई के अंदर के कुछ लोगों ने जो खबरें थी कि उन्होंने उस पर जो है उसकी मुखालिफत की। आपको क्या लगता है सर कि पीटीआई पीछे क्यों हटी? क्योंकि ज़िमनी इलेक्शन जो थे उसमें बुरी तरह शिकस्त भी हुई थी, या उसकी वजह का खौफ था, या उन्होंने काम हलकों में नहीं किया था जिसकी बिना पर पीटीआई अपने इन मामलों से पीछे हट गई? मैदान खाली छोड़ना, क्या लगता है सर कि हुकूमत आपकी हो और मैदान को खाली छोड़ना, क्या ये दुरुस्त है सर? देखिए, पीटीआई का अब तक जो ट्रैक रिकॉर्ड ज़िमनी इलेक्शंस के हवाले से रहा है, अनलाइक माजी में कि जब भी कोई पार्टी बरसर इख्तिदार होती थी वो ज़िमनी इलेक्शन बआसानी जीत जाती थी। लेकिन हमने देखा कि जो ट्रेंड रहा है, जितने भी बाई इलेक्शंस हुए हैं, मेजॉरिटी जो है पीटीआई जो है वो इलेक्शन हारी है। और पंजाब में खासतौर पे ये सूरत हाल बहुत अभी हाल ही में सियालकोट में हमने देख लिया। अब देखते हैं खानेवाल में क्या होता है। तो पीटीआई का ट्रैक रिकॉर्ड बलदियाती ज़िमनी इलेक्शन के हवाले से अच्छा नहीं है, और शायद यही वजह थी कि इंटरनल पॉलिटिक्स पीटीआई में बहुत ज्यादा है, खासतौर पे पंजाब में कई ग्रुप्स हैं उनमें। और एजाज चौधरी साहब ने भी जो हाल ही में अपनी एक्टिविटी की थी, वो भी उनके जाती मामला ज्यादा थे बजाय इसके कि पार्टी की लाइन देकर वो गए थे वहां। तो मेरा ख्याल है कि एजाज चौधरी साहब हो या चौधरी सरवर हो या शाह महमूद कुरैशी हो, ये सारे मुख्तलिफ ग्रुप्स में बटे हुए हैं, और यही पीटीआई का सबसे बड़ा डिसएडवांटेज है, जिसके असरात सर आपने बटे हुए की बात कर ली तो पड़े। लेकिन वहां बड़ा क्वेश्चन ये है कि बलदियाती इलेक्शन होंगे या नहीं होंगे, क्योंकि इस मामले में भी पीटीआई खासतौर पर पंजाब में डिवाइड नजर आती है। ठीक है जी हरमीत। सर जिस तरह पीटीआई की आपने अपने जिक्र किया कि कुछ लोग बटे हुए हैं, और साथ साथ अगर हम बात करें दोबारा खबरें गर्दिश कर रही हैं, बल्कि पीटीआई के करीबी साथी ऐसे सहाफी जो काफी करीब समझे जाते हैं खान साहब के, तो उनकी जानिब से कुछ ऐसे तज्जिए सामने आ रहे हैं जिसके बिना पर के तब्दीली दोबारा जो है गवर्नर के हवाले से हो सकती है और एक नई पार्टी भी खड़ी की जा सकती पीटीआई के अंदर से। क्या ये खबरें सर दुरुस्त है? देखिए, पार्टी खड़ी करना तो मेरा ख्याल है अभी मुमकिन मुझे नहीं नजर आता, लेकिन 2023 के जब इलेक्शंस होंगे उस वक्त बहुत सी चीजें हमें नजर आएंगी। उसमें जहांगीर तरीन फैक्टर भी बड़े जोरों से आएगा। ऐन मुमकिन है जहांगीर तरीन और चौधरी सरवर के दरमियान मामला तय हो जाएं। आसिफ अली जरदारी और चौधरी परवेज इलाही साहब के दरमियान जो पिछले एक दो महीने पहले मुलाकात हुई थी, उसमें बहुत सी चीजों की तरफ तवज्जो दी गई थी और मतलब बात की गई थी, और जिसमें एक ये भी था, क्योंकि पीपल्स पार्टी की वहां पोजीशन बहुत अच्छी नहीं है। जनूबी पंजाब में पीपल्स पार्टी ज्यादा जोर लगाने में लगी हुई है, लेकिन जहांगीर तरीन, चौधरी परवेज इलाही और आसिफ अली जरदारी और प्लस जो पीएमएलएन या पीटीआई के लोग कुछ टूट कर साथ आएंगे, तो शायद उनकी गेम प्लान में ये है। आगे इलेक्शन के पीरियड में बहुत सी चीजें तब्दील हो जाती हैं, लेकिन इस वक्त मुकाबला पंजाब में पीएमएलएन वर्सेस पीटीआई है। ठीक है। अच्छा सर, आपने जिस तरह से बात की, और बिल्कुल ये ठीक बात है कि ट्रैक रिकॉर्ड अगर देखा जाए तो पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ का ज़िमनी इंतखाबात में कुछ अच्छा नहीं है, अंदरूनी इख्तलाफात बहुत ज्यादा हैं, लेकिन साथ ही साथ बल्दियाती इंतखाबात को लेकर आपने कहा कि पीपल्स पार्टी को बहुत से चैलेंजेस का सामना करना पड़ सकता है। आपको क्या लगता है बल्दियाती इंतखाबात को लेकर पीटीआई को किस किस्म के चैलेंजेस का सामना हो सकता है? बहुत ज्यादा, क्योंकि और यही उनके अंदर डिवीजन है। क्योंकि कुछ लोगों का ख्याल है कि अगर पीटीआई बिल्कुल 2018 के इलेक्शन के 6 महीने बाद बल्दियाती इलेक्शन करा देती तो वो ज्यादा बेहतर होता। अब इलेक्शन कराना बहुत रिस्की नजर आ रहा है बहुत से लोगों को, क्योंकि अगर ये बल्दियाती इलेक्शन पीटीआई हार जाती है या उन्हें कम नशिस्तें मिलती हैं, तो इसके असरात 2023 में आम इंतखाबात पे पड़ेंगे। और अगर पीटीआई ये इलेक्शन जीत जाती है और उनकी अच्छे खासी जो है वो जगहों पे उनको कामयाबी हासिल होती है, तो ऐन मुमकिन है कि इमरान खान 2023 से पहले इलेक्शन कराने का सोचे, क्योंकि एक विक्ट्री मोमेंटम वो बरकरार रखना चाहेंगे। तो ये दोनों फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से पीटीआई जो है डिवाइडेड है। लेकिन पीटीआई की लोकल बॉडीज इलेक्शन के हवाले से पीटीआई का ट्रैक रिकॉर्ड भी अच्छा नहीं है।
ठीक है, बहुत शुक्रिया मजहर अब्बास साहब हमारे साथ मौजूद। कोई बात ऐड करना चाहेंगे? हाँ, मैं ये कह रहा हूँ कि मदर का अभी थोड़ी देर पहले मैं ट्वीट देख रहा था जो उन्होंने कहा कि पीडीएम का ब्रांड जो है वो फेल हो गया और अब किसी नए ब्रांड की जरूरत है। इस वक्त अजीब सा डायलेमा है, एक तरफ पीडीएम का अगर ब्रांड फेल हो गया तो दूसरी तरफ तरीके इंसाफ की भी जो कैंपेन थी वो भी फेल हो गई है। पीडीएम जिस बुनियाद के ऊपर इकट्ठे हुए थे उस बुनियाद पे उनमें आपस में इख्तलाफात हो गए और तरीके इंसाफ जाहिर है कि उनका जो बयानिया था कि इंसाफ इंसाफ इंसाफ, उसके सामने एक चीज आ गई और वो है महंगाई 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 उनको। तो इस वक्त दोनों पार्टियां जो हैं, पीडीएम भी हो और चाहे तहरीके इंसाफ भी हो, वो एक अजीब दुराहे पे खड़े हुए हैं। उनको अपने लिए कुछ चूज करना है कि क्या करना। सर, एक दफा बहुत अरसा पहले आपने एक बात भी बड़ी अच्छी की थी कि जो आने वाले इंतखाबात है इसमें तहरीके इंसाफ के पास कोई सियासी नारा नहीं है, अब भी नहीं है। बट एनीवेज हम सिचुएशन को आगे चलकर भी डिस्कस करेंगे आइंदा आने वाले शोज में भी। अभी हम शो में एक ब्रेक शामिल करेंगे, हाजिर होंगे इस ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद एक बार फिर से गुड मॉर्निंग पब्लिक में आपको खुश आमदीद कहेंगे। इंतहाई दिलखराश वाक़या रूनुमा हुआ जुम्मे के रोज़, और अगर देखा जाए तो माजी में भी हमारे मुआशरे में इस तरह के वाक़यात होते रहे हैं। सियालकोट के वाक़े ने एक बार फिर जो हमारी सोसाइटी में तशद्दुद और जारहियत का रुझान पाया जाता है उसको अयां किया है। और इसके साथ साथ अगर हम देखें तो मतलब इस कदर बेहिस्सी का आलम रऊफ साहब के, मेरे से तो वो वीडियोस भी नहीं देखी गई कि आप एक इंसान पर बेईमाना तशद्दुद करें, उसके बाद आप उसकी बॉडी को जलाएं क्योंकि आपकी तसल्ली नहीं हुई और मरे हुए इंसान को आप जलाएं, और उसके बाद वहाँ खड़े होकर आप वीडियोस बनाते रहें, सेल्फीज लेते रहें। और यहाँ पर ही बात ना थमे, जब ये वीडियो सोशल मीडिया पर आए तो लोग एक दूसरे के साथ शेयर करें। मतलब मेरे से तो वो वीडियोस देखी भी नहीं गई। सो हमारे मुआशरे में जो अदम बर्दाश्त और इस तरह की चीज़ें वो बहुत ज़्यादा पाई जाती हैं। और अच्छा, इस बार ये जो लोग थे इनको हम दहशतगर्द भी नहीं कह सकते। ये वो लोग थे जो एक फैक्ट्री में मामूली तनख्वाह पर काम करने वाले ऐसे लोग थे जो इस मामूली तनख्वाह के जरिए अपने घर वालों का पेट पालते हैं। यानी इनको ये भी एक्सक्यूज नहीं दिया जा सकता कि ये लोग दहशतगर्द से। तो खैर, इसके पीछे मुहर्रिकात क्या हैं और हमारे मुआशरे से अदम बर्दाश्त का जो रवैया है उस पर कंट्रोल किस तरह से करना है। इस वक्त हमारे साथ चेयरमैन इस्लामी नजरियाती काउंसिल किबला अयाज साहब हमें शो में ज्वाइन कर रहे हैं। सर, थैंक यू सो मच, वेलकम टू गुड मॉर्निंग पब्लिक। सर, इंतहाई अफसोसनाक वाक़या, दिल खराश वाक़या, और इसकी जितनी भी मजम्मत की जाए वो कम है क्योंकि हमारा मजहब, हमारा इस्लाम, हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो तालीमात हैं वो हमें ये चीज़ें नहीं सिखाती। आपको क्या लगता है हमारे मुआशरे में जो इस कदर अदम बर्दाश्त पाई जा रही है इसके मुहर्रिकात क्या हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत अच्छा सवाल किया आपने। यकीनन ये जो इस वक्त एक जज्बाती मंजरनामा हमारे मुल्क में बन गया है ये बेइंतहा अफसोसनाक है। और बिलखुसूस सियालकोट का वाक़या तो दिलखराश वाक़या है कि इसमें एक गैर मुल्की मेहमान जो पाकिस्तान की खिदमत कर रहा था सनती मैदान में, और सियालकोट एक सनती शहर है, तो अल्फाज कम पड़ जाते हैं कि हम कैसे इस वाक़े की मजम्मत करें। और ये एक तसलसल है कि मुसलसल तकरीबन 40 सालों से पाकिस्तान में इस किस्म का बयानिया जारी रहा कि जिसमें तशद्दुद के हवाले से इस किस्म का लिटरेचर आया पाकिस्तान में कि जिसमें रियासत की हैसियत जो थी वो कमज़ोर हो गई और लोगों ने कानून को अपने हाथ में लेना शुरू किया। इस किस्म के रुझानात और मैलानात जो थे, इसकी एक लंबी तारीख है पाकिस्तान के जो खित्ते के अंदर जो हालात पैदा हो गए थे 40 साल पहले से। तो वही फसल है जो हमने बोई है, उसी फसल को अब हम काट रहे हैं। और ये सियालकोट का वाक़या नहीं है बल्कि पेशावर में 4 सदे में एक हफ्ता कबल इसी किस्म का एक वाक़या हुआ था। एक महबूबुल हवास शख्स ने पता नहीं क्या कुछ कहा, लेकिन फिर लोगों ने थानों पे हमले किए, कौमी अमलाक को नुकसान पहुंचाया। तो ये मुसलसल इस किस्म के वाक़यात हो रहे हैं और ज़रूरत इस बात की है कि हम इस बात पर सोचें कि किस तरीके से इसका तदारुक हो, इंसदाद हो, सद्देबाब हो। अच्छा, ये फरमाइए कि आपसे पहले भी मेरी एक बार बात हुई, आपने फरमाया कि ज़रूरी ये है कि कौमी काउंसिल तरतीब दी जाए जिसमें मुख्तलिफ तबकात के लोग हों, इदारों के लोग हों, उनको शामिल किया जाए और इस बारे में सोच विचार की जाए और एक लाया अमल
अख्तियार किया जाए, ज़रा इसके बारे में बताइए कि वो कौमी काउंसिल किस तरह की होनी चाहिए। मैंने तो तजवीज़ पेश की थी माहिरीन के एक कौमी कमीशन के, और ये बरतानिया की मैंने मिसाल दी थी कि वहाँ पे कुछ साल पहले बर्मिंघम में फसादात हुए, बहुत खौफनाक कैफियत पैदा हो गई, तो वो कौमें तो रिट ऑफ द स्टेट पे बिल्कुल समझौता नहीं करती, तो फौरी तौर पे एक माहिरीन की कौमी कमीशन का फैसला हुआ, और फिर उसके नतीजे में कुछ ऐसे इकदाम तजवीज़ किए गए जो लॉन्ग टर्म इकदाम थे, लेकिन कुछ शॉर्ट टर्म इकदाम भी तजवीज़ किए गए जिसमें फौरी समाअत की अदालतें थी बरतानिया जैसे मुल्क में। चुनांचे बरतानिया जैसे मुल्क में अदालतें कायम हुई जिन्होंने दिन रात काम किया, रात के वक्त भी अदालतें लगती थी और फौरी तौर पे सजाएं दी गई, और इसके बाद आप देखते हैं कि बरतानिया में इस किस्म के वाक़यात दोबारा नहीं हुए। तो मैं ये समझता हूँ कि ये बड़ी अच्छी बात है कि दहशतगर्दी की अदालत में इस वाक़े को रेफर किया गया है, और ये अब इम्कानात हैं इसके कि फौरी समाअत हो, जल्द से जल्द समाअत हो, और वो जो मुल्ज़िमान हैं वो कानूनी तकाज़ों की तकमील के बाद उनको फौरी तौर पे सख्त से सख्त सजा। ठीक है जी हरमीत। अच्छा क़िबला साहब, आपसे सवाल करने से पहले रोमा, आपने कहा कि हम इनको दहशतगर्द नहीं कह सकते, तो हर वो शख्स दहशतगर्द है जो किसी महज मसलक, दीन, धर्म के नाते किसी से नफरत करता है और वो दहशत फैलाता है, वही दहशतगर्द है, ये दहशतगर्द है। क़िबला आयाज़ साहब, वज़ीर दिफा का एक सोशल मीडिया पे एक वीडियो क्लिप उनकी गर्दिश कर रही है जिसमें उनसे सवाल किया सहाफ़ी ने, तो उनका जवाब ये था कि ये तो जज्बा था, आ गया, उन्होंने कर दिया। तो फिर ऐसे में कि खुद एक बंदा खुद फैसला करता है, सजाएं खुद सजाओं का जो तयन है वो खुद करता है, तो ऐसे में ये रियासत क्या तेल बेचने के लिए बैठी है? यहाँ पे रियासत की कोई रेट ही नहीं है कि वज़ीर दिफा इस किस्म के जो है उसका बयान सामने आता है, तो नहीं समझते कि मामला तो और ज्यादा होंगे अगर इस किस्म के बयान भी सामने आते हैं और रियासत की रेट कमजोर होगी। जी हरमीत, एक सेकंड। जी क़िबला आयाज़ साहब। जी, आपने जो पहला सवाल किया था उसका तो मैंने यही जवाब दिया कि हुकूमत का ये फैसला है कि इस साने है कि जो मुल्ज़िमान है उनका मुकदमा दहशतगर्दी की अदालत में चलाया जाए, तो ये बहुत अच्छा फैसला है, तो इसकी तो हम तायीद करते हैं और यही होना चाहिए, ये दहशतगर्दी ही है। दूसरी बात यह है कि जो आपने वीडियो की बात की वज़ीर दिफा की, वो पूरा वीडियो तो मैंने नहीं सुना, लेकिन बज़ाहिर जो वीडियो मेरी नज़र से गुजरा है या मैंने देख लिया है, यकीनन इस बात का कोई जवाज नहीं है कि कोई बंदा कानून को अपने हाथ में ले, इसकी हरगिज हिमायत नहीं की जा सकती। बिल्कुल ठीक है, थैंक यू सर, बहुत मेहरबानी। हिमायत नहीं की जा सकती और इस चीज का कोई उज़र भी नहीं है, कोई किसी अंदाज में इसको जस्टिफाई नहीं किया जा सकता। बहुत शुक्रिया क़िबला आयाज़ साहब हमारे साथ मौजूद थे। अरे यहाँ पर अगर देखा जाए तो तसलसल ऐसे वाक़यात का मेरे ख्याल में अब होना ये चाहिए कि स्पीडी ट्रायल हो और फौरी तौर पर जो कल्प्रिट्स हैं उनको सख्त से सख्त सजा दी जाए ताकि बाकी लोगों की हौसला शिकनी हो सके। सर, शो में ब्रेक शामिल कर लें। जी बिल्कुल, अभी हम शो में एक ब्रेक शामिल करेंगे, हाजिर होंगे इस ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद एक बार फिर से गुड मॉर्निंग पब्लिक में आपको खुशामदीद कहेंगे। भारतीय हुक्मरान, फौजी अफसरान की अगर बात की जाए, इवन भारतीय मीडिया कोई भी मौका हाथ से नहीं जाने देते कि जब पाकिस्तान के खिलाफ मनफी प्रोपेगेंडा किया जाए, बट हमेशा होता ये है, मोस्ट ऑफ द टाइम ये होता है कि भारत को मुंह की खाना पड़ती है। सो हिंदुस्तान ने एक दावा किया था और वो दावा ये था कि 1971 में पाकिस्तानी आबदोज PNS गाजी को भारतीय जहाज ने डुबोया था। अब ये जो दावा था वो गलत साबित किया गया है और किसी और की तरफ से नहीं, बल्कि भारतीय बहरिया के साबिक सरबराह हैं एडमिरल रिटायर्ड अरुण प्रकाश, उन्होंने खुद ही कहा है कि ये जो दावा है ये 100% गलत है और जो पाकिस्तानी आबदोज थी वो कुछ पुरस्रात हालात में डूबी थी और जो भारतीय आबदोज थी, भारतीय जहाज था, उसने पाकिस्तानी आबदोज को नहीं डुबोया था। सो ये एक और प्रोपेगेंडा था, झूठ था जो भारत का आया हुआ है। ऐसे बहुत से थे। वो उनका एक रेडियो स्टेशन होता था जिसका नाम था आकाशवाणी, और उस जमाने में जब वो जंग के जमाने में दावे किया करते थे, बड़े बड़े दावे किया करते थे, तो उसको सारे कहते थे झूठों की नानी। अच्छा, तो आकाशवाणी झूठों की नानी, तो वो झूठों की नानी की तरह से ये एक और दावा था। जैसे हम देख रहे हैं कि धुंध वो कह रहे हैं छाई हुई थी जंग के दौरान,
जहाँ पे ये आबदोस थी, बहुत धुंध छाई हुई थी, उस धुंध में पता नहीं लगा, वहाँ पे धमाके हो सकते थे, उसके करीब कोई धमाका हुआ, उन्होंने फौरन ऐलान कर दिया कि ये बेसिकली हमने आबदोस डुबो दिया। तो टोटली झूठा साबित हुआ। जैसे आप बता रही हो कि अरुण प्रकाश जो भारतीय बहरिया के सरबराह खुद उन्होंने कहा, तो ये झूठ जो है ना, ये अब चाहे वहाँ से हो, वो चाहे आगे आके हो, अब भी हम ये देखते हैं कि आए दिन कश्मीर के महाज के ऊपर वहाँ पे लाइन ऑफ कंट्रोल पे वो कह रहे थे जनाब हमने इतने लोग जो थे वो दहशतगर्द पकड़ लिए, हमने इतने दहशतगर्द मार दिए। उस सर्जिकल स्ट्राइक का दावा नहीं था, सर्जिकल स्ट्राइक का दावा था पुलवामा में, मतलब वो जो घुसाए थे, फिर उन्होंने कहा कि हमने पाकिस्तान का एक F-16 गिरा दिया। उसके बारे में भी इंटरनेशनल मीडिया ने भी कह दिया कि बिल्कुल बकवास दावा था, ऐसी कोई चीज नहीं। अपना MiG-33 बहरहाल गिरा हुआ था और खुद ही उनकी तरफ जाके गिरा था, एक हमारी तरफ जाके गिरा था। और फिर उसको भी अभिनंदन को भी उन्होंने उस झूठ के ऊपर एक और चीज की कि उसको एजाज़ात से भी नवाज दिया। हरमीत भी बताएंगे आपको, ऐसी बहुत सी चीजें हरमीत जो है वो जानते हैं कि मतलब ये कितना झूठी कस्में खा खा के भारतीय मीडिया जो है वो बात करता है, और भारतीय फौजी सरबराह भी। जी हरमीत। रऊफ साहब बिल्कुल आपने दुरुस्त फरमाया, बल्कि हमने अगर हम गाजी की बात करें तो उसके हवाले से कई किताबें जो है भारतीय मुसन्निफ ने खुद भी वो उनकी आई है सामने, और जो झूठ था भारत का वो भी सामने हमारे आ चुका है। जिस तरह आपने जिक्र किया कि जिस तरह कुछ हमारे दरख्तों को, क्योंकि हम एनवायरनमेंट की बात करते हैं, वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब ने बड़ी कोशिश भी की कि दरख्त उगाए जाए, लगाए जाए, बहुत ज्यादा तब्दीली, मौसमियाती तब्दीलियां भी हो रही थी, लेकिन कुछ 70 के करीब हमारे कुछ दरख्तों को भी पूरी तरह शहीद किया गया, ज्यादती तो वहां पे भी हुई। और उसके बाद आपको याद होगा कि MiG-21 और UC-13 था मेरे ख्याल में हिंदुस्तान का, जो उनका हमने गिराया, फिर उसकी तस्दीक भी हुई। उसके बाद उनका एक और झूठ भी हमारे सामने ये आया था कि भाई हमने F-16 जो है पाकिस्तान का गिराया है, हालांकि हमारे म्यूजियम में वो सारी चीजें हमारे पास महफूज हैं कि नंदू भाई जब आए थे चाय पीने तो हमने वो सारी चीजें दिखाई भी थी, म्यूजियम में अब भी पड़ी है। अगर कोई देखना चाहता है, कोई जो माहिर है जंगी साजो सामान का, वो देख भी सकता है कि जो रॉकेट थे नंदू भाई के जहाज में, फाइटर जो उसके पास था, जंगी जहाज जो था, वो बिल्कुल इस्तेमाल ही नहीं हुए थे, वो उसी तरह जो है हमारे कब्जे में आए थे। और उसके बाद वो जो तमाम तर चीजें थी, और अब फिर पद्माश्री एक बहुत बड़ा अवार्ड है, मुझे हैरानी ये हो रही है कि नंदू भाई को किस लिए, या तो चाय की तारीफ करने में उनको ये अवार्ड दिया गया था कि भाई टी वाज फैंटास्टिक। हाँ जी, हमारे साथ इस वक्त इसी मौजू पर गुफ्तगू करने के लिए दिफाई तज्जियाकार कोमोडोर रिटायर्ड उबैदुल्लाह साहब हमें शो में ज्वाइन कर रहे हैं। उबैद साहब सर बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। सर, भारत एक तो पाकिस्तान के खिलाफ कोई भी मौका हाथ से जाने नहीं देता और मनफी प्रोपेगेंडा करता है, अच्छा फिर बाद में वो झूठ बेनकाब भी हो जाता है और पूरी दुनिया में भारत की जगह सही होती है। अब की बार भी ऐसा ही मामला मंजर आम पर आ रहा है। हिंदुस्तान ने 1971 में पाकिस्तानी आबदोस PNS गाजी डुबोने का एक दावा किया था, जिसको उनके अपने ही भारतीय जो ऑफिसर हैं, उन्होंने रिटायर्ड ऑफिसर हैं, उन्होंने रिजेक्ट कर दिया और कहा कि जो आबदोस डूबी थी वो भारत की वजह से नहीं डूबी थी, कुछ पुरस्कार हालात में डूबी थी। सर क्या कहेंगे आप? भारत का गलत बयानी करने में कोई दूसरा आदमी उसका मुकाबला नहीं कर सकता। उन्होंने 1971 की वॉर में उस वक्त जो है ये जरूर कहा था कि गाजी को हमारे नेवी के जहाज राजपूत ने डुबोया है, मगर उस वक्त चीफ ऑफ द नेवल स्टाफ जो थे इंडियन नेवी के, वो एडमिरल SM नंदा साहब थे। SM नंदा साहब ने उस वक्त ही कह दिया था कि मरीन गाजी के डूबने में इंडियन नेवी का किसी किस्म का कोई हाथ नहीं है। वहीं पर एक और जनरल थे जो ईस्टर्न कमांड के कहलाते थे, कमांडर ईस्टर्न कमांड आर्मी के जनरल थे। वो तो इस हद तक गए कि उन्होंने उस वक्त भी 1971 में ही वॉज द कमांडर ऑफ ईस्टर्न कमांड, यानी बे ऑफ बंगाल के साथ जो विशाखापट्टनम और सारी जमीन लगती है वो उसके बॉस थे। उन्होंने कहा कि भाई इस सबमरीन के डूबने में जो गाजी है वो किसी किस्म का ताल्लुक इंडियन नेवी से नहीं है, बल्कि उन्होंने एक किताब लिखी 1997 में, और
फॉल एट ढाका, जी जी उसमें उन्होंने बड़ा क्लियरली बयान किया है कि भाई ना सिर्फ ये कि गाजी के डुबोने में कोई हाथ नहीं था, बल्कि इंडियन नेवी ने बहुत बड़ी गलती करके अपने कमांडिंग ऑफिसर राजपूत जहाज को और उनके अमले को जो मेडल दिए वो इंतहाई गलत थे, और उसके साथ साथ इंडियन नेवी को उन्होंने बहुत लताड़ा, और ये लिखा है किताब में कि भाई इंडियन नेवी ने तमाम वो डॉक्यूमेंट और वो शवाहिद अपनी पूरी हिस्ट्री से निकाल के गायब कर दिए, फेंक दिए, ताकि आइंदा वक्त में कभी ये कोई बात आगे ना करे। अब एडमिरल नंदा सिर्फ नहीं थे, या जो जनरल जैकब हैं वो सिर्फ नहीं थे। अभी आपको पता है, जैसा आपने कहा कि एडमिरल प्रकाश ने भी ये बात अभी कही है कुछ दिन पहले, जो चीफ ऑफ द नेवल स्टाफ थे। तो जहां तक झूठ बोलने का सवाल है, अभी आपके कोई साहब बात कर रहे थे, मुझे नहीं मालूम उनका नाम, मैं उनसे पूरी तरह एग्री करता हूं कि ये देखिए आप कि 1965 में राजपूत जहाज जो इंडियन नेवी का था उसका कोई ताल्लुक नहीं था। इंडियन नेवी ने उसके कमांडिंग ऑफिसर को और उसके अमले को बहुत सारे मेडल से नवाजा, जो इंतहाई गलत था। उसके बाद उन्होंने कारगिल में एक सूबेदार साहब को ये बताया गया कि वो लड़ते हुए जो है वो मर गए हैं, और उनको उनकी वफात के बाद ये परम वीर चक्र दिया जाता है। जी जी उनकी वो बिस्तर अस्पताल में थे, उनकी बीवी उनके पास बैठी हुई थी, उसने शाउट किया कि मेरा मियां नहीं मरा है, तो यहाँ अस्पताल में है, तो वो भी उन्होंने वीर चक्कर दे दिया। और अभी जो आपके साहब कह रहे थे कि ये अभिनंदन साहब आए थे, उन्होंने 2019 की बात है, अब 21 में आके उन्होंने जनाब उनको भी जो है वीर चक्कर दे दिया। तो ये असल में वीर चक्कर नहीं है, ये इंडिया जो है चक्कर देने में बहुत तेज है। इंतहाई गलत बयानी करके अपने लोगों को मेडल देना, अपनी बेइज्जती कराना है, और मिलिट्री सर्कल में उनके अपने लोगों ने, एडमिरल रॉय हैं, एडमिरल नंदा हैं, जनरल जैकब हैं, इन सब ने ये बात बड़ी क्लैरिटी के साथ अपनी कौम को भी और इंटरनेशनल मिलिट्री एनालिस्ट को भी, जिसमें मैं भी शामिल हूं, उनको बताई है। जी अच्छा, ये फरमाइए कि ये मिलता क्या है जब इनका झूठ पकड़ा जाता है हिंदुस्तानियों का, इनको आखिर मिलता क्या है? ये अपनी प्रोपेगेंडा मशीनरी चलाने के लिए ये सब कुछ कर रहे हैं, ये झूठ बोल के किसको उल्लू बनाने की कोशिश कर रहे हैं, दुनिया को? सर, इनको बेइज्जती मिलती है जो इनका मुकद्दर बन गई है। आप ताजमहल होटल को देख लें कि वो फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन करते हैं, पुलवामा में भी और दिल्ली अपना ये जो है ताजमहल होटल में, जिसपे जर्मन ने एक किताब लिखी है कि जनाब ये तो इन्होंने बाकी और फॉरेनर से मिलके ये सारा काम खुद करवाया है। तो आप कह रहे हैं कि क्या मिलता है? बेइज्जती और जिल्लत मिलती है, और क्या मिलता है? सही, बिल्कुल। हरमीत, अच्छा जी जी, अच्छा सर, अगर हम जाएं माजी में थोड़ा सा, तो वो वक्त इंतहाई क्योंकि कठिन जरूर था, क्योंकि उस वक्त बांग्लादेश से उस वक्त जो बंगाली थे हमारे, कई उसमें ऑफिसर भी थे पाक फौज में, पाक नेवी में, और इस तरह जब ये मामला हुआ तो उसमें आपको याद होगा कि राशिद मेनाज साहब के तैयारे को अगवा करने की कोशिश भी की थी एक बंगाली ऑफिसर ने, जिसके बाद ऑपरेशनल जो ड्यूटियां थी उससे तकरीबन तमाम तर बंगालियों को हटा दिया गया था। तो एक मुश्किल मरहला था। आप तो जाहिर बात है सारी चीजों को आप देख चुके हैं, तो कैसा वक्त था, कितना कठिन था वो दौर? बहुत ही उम्दा सवाल है आपका। देखिए, 1947 से लेके अभी 2021 तक पाकिस्तान नेवी और इंडियन नेवी का मवाजना किया जाए तो रेशियो 1:4 की बनती है, शिप, सबमरीन, एयरक्राफ्ट और दूसरी चीजें। मगर हमने तो साहब कभी जंग जो है वो अददी बुनियाद पे तो लड़ी नहीं। चाहे वो 65 की जंग हो कि वहां पर हमारे पास एक गाजी सबमरीन थी, हमने ऑफेंसिव पोस्चर इख्तियार करते हुए
को 500 मील दूर बॉम्बे के दरवाजे पे भेज दिया और वहां बिठा दिया कि अगर कोई माई का लाल है तो बाहर आओ और दो दो हाथ कर लो। तो वो बाहर नहीं निकले। उन्होंने अपना इतना बड़ा एयरक्राफ्ट कैरियर, जो एक बहुत बड़ी बला चीज होती है, उस वक्त भी थी और आज भी, वो बाहर नहीं निकाल सके। इसी तरह 71 की वॉर में हमारी सबमरीन 3000 किलोमीटर का सफर तय करके और 1/4 होने के बावजूद, और उसमें भी अप्रैल 1971 में 25% बंगाली थे जिनको जहाजों और सबमरीनों से उतार लिया गया था। तो आप सोचे कि एक फौज जो ऑलरेडी उनसे 4 गुना कम थी, उसमें फर्दर 25% की कटौती आ गई। उसके साथ जाके हमें यह जज्बा था 3000 किलोमीटर जाके वहां बे ऑफ बंगाल में डुअल इनके पास ऑब्जेक्टिव था। एक ऑब्जेक्टिव था वो तबाह करें विक्रांत को, जो उन्होंने वहां छुपाया था, और दूसरा के यहां विशाखापट्टनम के बाहर माइन ले करें और पोर्ट को बंद कर दें। तो हमारा तो काम यह है कि भाई अपने डिफेंसिव पोस्चर के अंदर अंदर अपनी सबमरीन को बेहतरीन ऑफेंसिव लॉन्च करना। यही 71 की वॉर थी जिसमें हंगोर ने जाके उनके घर में उनके एंटी सबमरीन फ्रिगेट को 3 मिनट के अंदर अंदर समंदर की तह दिखा दी थी अपने जहाज और अपने क्रू समेत। जी, तो ये बात है। बहुत मेहरबानी साहब, बहुत शुक्रिया आपका, दिल से आपने बताया। हमेशा की तरह ही बड़ा तफसील से बताते हैं, और फिर जो कोमोडोर साहब का अंदाज होता है वो भी बड़ा जबरदस्त होता है। शो में एक ब्रेक शामिल कर लें। ब्रेक शामिल कर, अभी शामिल करेंगे एक ब्रेक। हाजिर होंगे इस ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद एक बार फिर से गुड मॉर्निंग पब्लिक में आपको खुश आमदीद कहेंगे। पाक ईरान दोस्ती को फ़रोग देने के लिए लाहौर से तेहरान यारे मन ईरान रैली अपनी मंजिल की तरफ गामजन है, और इस रैली का बाकायदा तौर पर आगाज़ किया जा चुका है। ख़वातीन ने भी पार्टिसिपेट किया है, मर्द हजरात भी मौजूद हैं, और बेसिकली इस रैली का पर्पज़ ये है कि पाकिस्तान का अच्छा, रोशन, अमन वाला जो चेहरा है वो पूरी दुनिया को दिखाया जाए, और ये भी बताया जाए कि पाकिस्तान में ख़वातीन आज़ाद हैं, इंडिपेंडेंट हैं। तभी इस रैली में ख़वातीन को भी पार्टिसिपेट करने का मौका दिया गया है। 26 डेज़ की ये रैली है, और इस दौरान जो राइडर्स हैं वो 7500 किलोमीटर्स का सफ़र तय करके 27 दिसंबर को वापस लाहौर पहुँचेंगे। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं तर्जुमान क्रॉस रूट मोटरसाइकिल क्लब राव फ़हीम। राव फ़हीम, थैंक यू सो मच, वेलकम टू आवर शो। सबसे पहले तो ये बताइएगा, कुछ निकात तो मैंने बता दिए, इसका मकसद मैंने बता दिया, थोड़ा डिटेल में आप इसको एलेबोरेट कर दें, फिर यहीं से आगे चलेंगे। क्रॉस रूट मोटरसाइकिल ट्रैवलर्स क्लब पाकिस्तान का सबसे बड़ा मोटरबाइक ट्रैवलर्स क्लब है, जो टूरिज़्म पे, प्योरली टूरिज़्म के ऊपर काम कर रहा है। और पाकिस्तान में काफ़ी ज़्यादा इलाके ऐसे हैं जो हम घूम चुके हैं अल्हम्दुलिल्लाह, और अब आहिस्ता आहिस्ता सरहदें जो हैं वो हमने बढ़ाई हैं अपनी, और पाकिस्तान से बाहर हम इंटरनेशनल ट्रैवलिंग की तरफ भी गए हैं। पिछले 2 साल पहले 2019 में यार मन ईरान का जो पहला ट्रिप था वो तकरीबन 25 रोज़ा ट्रिप था, वो हम लोगों ने अरेंज किया था, वो बड़ा सक्सेसफुल रहा। 14 अगस्त हमने पाकिस्तान से बाहर ईरानी एम्बेसी के अंदर मनाने का एक अज़म लिया था, और तेहरान में हमने वो 2019 में अल्हम्दुलिल्लाह सक्सेसफुली अचीव किया। अब उसके 2 साल बाद हम कोविड के बाद दोबारा एक और सफ़र का हमने आगाज़ किया है। अल्हम्दुलिल्लाह हमारी 13 रुकनी टीम जो है वो 26 रोज़ा दौरे पे ईरान के लिए गामजन है अपने सफ़र पे। आज अल्हम्दुलिल्लाह क्वेटा से दालबंदीन की तरफ हम लोग मूव कर रहे हैं, और इंशाल्लाह कल शाम तक हम पाकिस्तानी जो बॉर्डर है ताफ्तान, वहाँ से मीर जावा ईरान के अंदर एंटर होंगे, और उसके बाद इंशाल्लाह हमारा सफ़र आगे ईरान में शुरू होगा। मुकम्मल 26 रोज़ा सफ़र है, और इंशाल्लाह 27-28 दिसंबर को हमारी वापसी। इसका स्टार्ट आपने लाहौर से लिया था? एग्जैक्टली, खाना फरंग ईरान, लाहौर से इसका स्टार्ट लिया था। और लाहौर से होते हुए रूट कौन सा लिया आपने? यहाँ से रूट यहाँ से हमने GT रोड लिया था, डेरा गाजी खान, फोर्ट मनरू, रखनी, बवाटा और ज़ियारत, किला सैफुल्ला, इन सब जगहों से होते हुए बलूचिस्तान का जो कैपिटल है कोयटा, वहाँ तक गए, और कल का एक दिन स्टे किया था कोयटा में, रेस्ट डे था, और आज कोयटा से दालबंदीन की तरफ रवाना हुआ। एक दिन का सफर आपने यहाँ से वहाँ तक? एक दिन का नहीं, पहले दिन खाना फरंग ईरान से हमने स्टार्ट लिया था, और वो सिर्फ हम ओकाड़ा तक गए थे। ओकाड़ा में नाइट स्टे किया था ताकि एक रन अप में हम आ जाएं। वो एक तरह की बेसिक एक्सरसाइज होती है कि छोटा सा जर्नी 100 से 150 किलोमीटर का। उसके बाद वेरी नेक्स्ट मॉर्निंग वहाँ से मूव किया, और
हमने जाके डेरा गाजी खान में स्टे किया। अच्छा, बेसिकली इट्स मोटरसाइकिल रैली। एग्जैक्टली। अच्छा ठीक है, और यहाँ पर जब राइडर्स जाएंगे ईरान तो वहाँ पर उनकी एक्टिविटीज क्या होंगी? मतलब 26 डेज का ये ट्रिप है, कुछ रोज सफर में ही गुजर जाएंगे, इसके अलावा क्या करेंगे? इसके अलावा वहाँ कई लोकल मोटर बाइक ट्रैवलर्स क्लब हैं, उनसे भी मुलाकात है और एक कल्चरल एक्सचेंज हमारा होगा वहाँ पर। मुख्तलिफ टूरिस्ट बेस्ड क्लब्स हैं वहाँ पर, उनसे मुलाकातें हैं और इसके अलावा भी वहाँ मतलब लोगों से घुलना मिलना, एक वहाँ के खानों को एंजॉय करना, कल्चरल एक्सचेंज के लिए। अच्छा, कोई भी क्लब हो या कोई भी हो, जब इस तरह से ट्रिप्स मैनेज किए जाते हैं जिसके पीछे सोल पर्पस ये होता है कि पाकिस्तान का अच्छा चेहरा दुनिया को दिखाया जाए, फंड्स किस तरह से आप मैनेज करते हैं? हुकूमत की तरफ से आपको कोई सरपरस्ती हासिल है या किस तरह से आप अपने एक्सपेंसेस जो हैं वो मैनेज कर रहे हैं? जी, हुकूमत की तरफ से कोई भी सरपरस्ती अभी तक हमें हासिल नहीं है। हाँ, ये ज़रूर है कि हमें जितना सपोर्ट खाना फरंग ईरान ने किया है, फाइनेंशियली नहीं, लेकिन उन्होंने हमारे लिए चीज़ें ज़रा आसान कर दी हैं। प्रोसीजर्स आसान कर दिए हैं। एक डॉक्यूमेंट होता है कारने डी पैसेज, वो डॉक्यूमेंट हासिल करना सबसे मुश्किल काम है हमारे लिए। वो बेसिकली डॉक्यूमेंट आपको अलाउ करता है कि आप अपनी ऑटोमोबाइल के साथ किसी एक इंटरनेशनल बॉर्डर को क्रॉस कर सकें। तो वो पाकिस्तान की तारीख में 2-3 साल पहले ही बस हमने फर्स्ट टाइम वो हासिल किया था। उसके बाद अब जो है सरकारी तरफ से कोई सरपरस्ती नहीं है, लेकिन खाना फरंग ईरान की तरफ से और हमारी जो लोकल अपनी एक एफर्ट है, सेल्फ सपोर्ट के तहत हम ये सब कुछ कर रहे हैं। की तरफ से डॉक्यूमेंटेशन में हो गई। बाकी जो राइडर्स हैं वो अपने एक्सपेंस पर आते हैं या क्लब उन्हें सपोर्ट करता है? नहीं, क्लब सपोर्ट नहीं करता। क्लब भी एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है। हम खुद चंद दोस्त उठे और उन्होंने अपने एक्सपेंसेस खुद बेयर किए। अपना शौक है और अपनी ही जेब है। अच्छा, ये बताइए कि रास्ता बहुत कठिन है, यानी आप ये देखा जाए कि जो डीजी खान से भी पहले से एक डेजर्ट का सा इलाका शुरू हो जाता है और फिर आगे आके पुरखतर भी है थोड़ा सा। बलूचिस्तान के अंदर बहुत से इलाकों से आपको गुजरना पड़ना है। तो लोग जो राइडर हैं वो क्या कह रहे हैं? लोग किस तरह से मिले हैं रास्तों में? किस तरह उन्होंने उनको खुश आमदेद कहा है? अमन सुकून आपके अगर पहुंच गए हैं तो इसका मतलब है कि अमन सुकून है, अभी कोई ऐसी भी खतरे की बात नहीं है? जी, खतरा तो बिल्कुल भी नहीं है। रास्ता कठिन ज़रूर है, एक लंबा सफ़र है और बड़े बड़े रेगिस्तान सहरा हैं जहाँ पर जल्दी से आपको सपोर्ट नहीं मिलती। लेकिन हमें फ़ायदा जिस चीज़ का है, जो पॉजिटिव इमेज हम दिखाना चाह रहे हैं, वो ये है कि पाकिस्तान के लोकल्स बहुत ज़्यादा मिलनसार हैं और बहुत ज़्यादा हॉस्पिटेबल हैं। हमें कहीं भी कोई मसला पेश नहीं आता। अब हमारा जो क्लब है उसके अपने चैप्टर्स बने हुए पाकिस्तान के बड़े बड़े शहरों में, तो जहाँ से भी हम गुजरते हैं हमारे चैप्टर वाले आके तमाम लोग हमारा इस्तकबाल भी करते हैं, अपने घर भी ऑफर करते हैं रिहाइश के लिए। खाने की कोई तंगी नहीं है, फ्यूल का कोई मसला नहीं है। और उसके अलावा एज सून एज यू एंटर बलूचिस्तान फोर्ट मनरू के बाद से, तो उसके बाद फिर एफसी का रोल शुरू हो जाता है। बीएमपी, एफसी, पाकिस्तान आर्मी। कुछ एरियाज वहां पर ऐसे हैं जहां पर आपको सिक्योरिटी खदशात होते हैं। सो वो उसको देखने के लिए क्या मामला है? पाकिस्तान आर्मी उसमें हमारे साथ होती है हमेशा। इतने ज़्यादा हालात मुश्किल नहीं है जितने मीडिया पे बयान किए जाते हैं, क्योंकि हम लोग पर्सनली खुद होकर आए। बलूचिस्तान भी पुरअमन है, लेकिन थोड़ा सा गिला हमें मीडिया से भी ये है कि उसका सही चेहरा नहीं दिखाया गया। जिस तरह पाकिस्तान को इंटरनेशनल मीडिया पे दिखाया जाता है कि एक टेररिस्ट कंट्री है, उसी तरह से बलूचिस्तान को भी ये पोर्ट्रे किया जा रहा है कि बलूचिस्तान भी अनसेफ है। हालांकि ऐसा नहीं है, हमने दिन रात ट्रैवल किया, प्रिकॉशंस के साथ किया। और पिछली मरतबा हमें इतना एतमाद हासिल हुआ कि इस मरतबा हम फीमेल्स को अपने साथ लेकर जा रहे हैं जो हमारी फैमिली मेंबर्स की तरह हैं। दिन में भी रात में भी ट्रैवल किया और हमने कैंपिंग भी की ऐसे इलाकों में कि जहाँ लोग समझते हैं कि शायद पाकिस्तान ऐसा है जैसे तोरा बोरा अफगानिस्तान की कोई मिसाल दी जाए। ऐसा अल्हम्दुलिल्लाह ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हाँ, शरपसंद अनासिर हर जगह मौजूद होते हैं, लेकिन उनकी तादाद बहुत थोड़ी है। अगर आप बलूचिस्तान का टोटल एरिया देखें, दैट इज अराउंड 44% ऑफ टोटल एरिया ऑफ पाकिस्तान, तो आधा पाकिस्तान है वो। और जो सिक्योरिटी है वो उतनी खराब है नहीं जितनी दिखाई जाती है इसमें। जो अच्छा, जिस तरह से ये बाइकर्स हैं जब ये ट्रेवल करते हैं और गुंजान आबाद इलाकों से भी गुजरना होता होगा, ये बताएं कि इस दौरान अगर कोई इमरजेंसी की सूरत हाल हो तो उस तरह से चीज़ों को किस तरह से मैनेज किया जा सकता है? इसमें यह कि जब हम कोई जर्नी स्टार्ट करते हैं तो उससे पहले प्रॉपर इंस्पेक्शन होती है हमारी मोटर बाइक्स की। हमारे अपने फिटनेस टेस्ट होते हैं कि किसी बंदे की तबीयत ऐसी ना हो कि जो ख़राब हो जाए, या किसी को कोई ऐसी बीमारी लाहक ना हो कि जिसकी वजह से पूरा जो 13 रुकनी ट्रिप है उसमें कोई ना कोई मसला आ जाए। और इसके बाद जो है जगह जगह पर हमने प्लान इस तरह से किया होता है कि हमें हमारी फिंगर टिप्स पे होते हैं कि खुदा न खासा अगर मेडिकल इमरजेंसी होती है तो जिस रूट पे हम जा रहे होंगे उससे करीब तरीन सरकारी हॉस्पिटल कितने फासले पर है, वहाँ की जो रोड मैनेजमेंट के लिए कौन सी फोर्स एक्टिव है। जिस तरह हमारे अल्हम्दुलिल्लाह पंजाब में तो मोटरवे पुलिस है, बहुत एक्टिव है, नेशनल हाईवेज सारे इन्होंने सिक्योर किए हैं, 1122 की सर्विस है, बड़ी कारआमद है।
अब वहाँ ये तमाम सहूलियत मैसर नहीं होती, लेकिन फिर भी फर्स्ट एड किट्स अपनी अपने साथ होती हैं। मोटर बाइक का जो मैकेनिज्म है वो हर बंदा खुद जानता है, खुद ही एक तरह का मैकेनिक होता है। इसके अलावा भी इन 13 बंदों में से एक बंदा हमने ऐसा सिलेक्ट किया हुआ है कि जो मोटर बाइक इंजीनियरिंग को पूरी अच्छी तरह से जानता है कि खुदा न खास्ता कि अगर हमें ब्रेक लगती है तो टीम स्प्लिट ना हो, वहीं के वहीं हम ट्रबल शूटिंग करें, रिपेयर करें और वहां से फिर आगे मूव अच्छा, जब आपने ईरान कौन से बॉर्डर से आपने क्रॉस करना है? ताफ्तान बॉर्डर। ताफ्तान से ना, मीरजावा ताफ्तान ही का बनता है। अच्छा, अब ताफ्तान के बॉर्डर के बाद भी ईरान का बड़ा डेजर्ट का इलाका है, मुश्किल इलाका है, तो उस साइड पे, इस साइड पे तो आपने बताया ना आपके लोग मौजूद हैं जो खुश आमदेद कहते हैं, घर ऑफर करते हैं, हालांकि उसके दरमियान में भी फासला बहुत ज़्यादा है। मतलब तो जब ईरान की साइड पे जाएंगे तो वहाँ पे उनकी गवर्नमेंट का फिर इंतजाम शुरू हो जाएगा। जी बिल्कुल, वो आपको पूरे डेजर्ट में से उन्होंने गुजारना है। और ये कितना लंबा सफ़र है ताफ्तान से लेके किसी बड़े शहर तक पहुँचने का? ताफ्तान बेसिकली हमारा एरिया ताफ्तान है, उसके बाद ईरानी एरिया मीरजावा कहलाता है, एक छोटा सा कस्बा है। मीरजावा के बाद जो बॉर्डर है जाहिदान का, वो तकरीबन 90 किलोमीटर है। हम एंटर होने के बाद 90 किलोमीटर सहरा में से गुजरेंगे, उसके बाद एक बड़ा शहर आ जाएगा। ठीक है। और जिस तरह हमारे यहाँ लोग मिलनसार हैं, उससे ज्यादा ईरान की तरफ लोग मिलनसार हैं, हमसे ज्यादा हॉस्पिटेबल हैं। 27 ऑफ दिसंबर को ये जो लोग हैं ये वापस आ जाएंगे, वहाँ पर भी मुख्तलिफ एक्टिविटीज होंगी, कल्चरल एक्सचेंज होगा। यहाँ पर आके भी तो इनका फिर कोई रोल होना चाहिए ना कि वहाँ के कल्चर के बारे में बताएं, लोगों को ज्यादा पता लगे, फिर यहाँ के जो ज्यादा से ज्यादा लोग हैं वो इस रैली का हिस्सा बने। देखिए, ऑल थ्रू आउट जब हम लोग ट्रैवल कर रहे होते हैं तो हमारा सोशल मीडिया पेज जो है उसके थ्रू हम तमाम अपडेट्स लोगों को दिखा रहे होते हैं, तो वो इस तरफ भी बॉर्डर से और बॉर्डर से दूसरी तरफ भी, दोनों चीजों का जो एक असल ट्रू पिक्चर है वो लोगों के सामने आता है। खुद आपने कितनी दफा ट्रैवल किया इस तरह से? मैंने 2 मरतबा रैली हुई है, पहली रैली में मैं शामिल था, इस रैली में मैं शामिल नहीं था। ठीक है। और उसके लिए इंटरनेशनल ट्रैवलिंग में एक दफा मैं कर चुका हूं। और ट्रेनिंग्स वगैरह भी होती हैं? हाँ, छोटे मोटे कैंप्स हम अरेंज करते हैं जिसमें बाइक की रिपेयर मेंटेनेंस के बारे में, अपनी हेल्थ केयर के बारे में और लंबे जर्नी कैसे हमने करने उसके बारे में हम ये आम लोग बहुत से देखने वाले जो हैं वो अट्रैक्ट हो रहे होंगे और वो चाह रहे होंगे कि आइंदा जब कभी आप जाएं तो वो भी आपके साथ जा रहे हो। कितनी सीसी की बाइक होनी चाहिए, कितनी बड़ी बाइक होनी चाहिए? एटलीस्ट हमने इस मरतबा अपना ये प्लान किया था कि 150 सीसी एटलीस्ट, इससे नीचे बाइक 150 सीसी इनफ नहीं, बहुत है घूमने के लिए। बिगर द बाइक बिगर द प्रॉब्लम, ये भी हम करते हैं क्योंकि जितनी बड़ी बाइक होगी उसकी रिपेयर मेंटेनेंस उतनी ही मुश्किल है, उसके स्पेयर पार्ट्स कलेक्ट करना बहुत मुश्किल है। ठीक है। 6500 से लेके 7000 किलोमीटर की जर्नी के लिए 150 सीसी इंजन बहुत काफी होता है। ठीक है। बड़ी बाइक होना भी बेहतर है। इसके साथ साथ ये भी बताएं कि जो बाइक है ये भी राइडर की अपनी होती है या क्लब भी प्रोवाइड करता है? ये राइडर की अपनी प्योरली। अच्छा, मतलब बहुत से लोग हमें इस वक्त देख रहे होंगे, उसमें से कुछ इंटरेस्टेड भी होंगे, सो उनको पहले अपनी बाइक खरीदनी पड़ेगी। एग्जैक्टली। फिर वो आपके क्लब को ज्वाइन कर सकते हैं। एग्जैक्टली। और हमारे क्लब में कोई ऐसी रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि अगर आपका 70 सीसी बाइक है तो आप हमारे से ट्रैवल नहीं कर सकते। 70 सीसी बाइक वाला भी और 1000 सीसी बाइक वाला भी इक्विवेलेंट ही कंसीडर होते हैं और वो हमारे साथ वैसे ही ट्रैवल कर रहे हैं। ये कि 70 सीसी वाले को आप पाकिस्तान में कहीं लेके जाएंगे? एग्जैक्टली, करीब तरीन जगहों पे। अच्छा, पाकिस्तान में कहाँ आप लोग लेके गए अपने ट्रिप को? ऑलमोस्ट होल पाकिस्तान। अच्छा, मतलब ऐसा नहीं है कि हमने कोई जगह छोड़ दी हो, बल्कि एक बड़ा अच्छा मौका हमें मिला कि हम जो वर्ल्ड टूरिज्म डे है 27 सितंबर, वो हमने सेलिब्रेट किया पाकिस्तान के 5 बड़े शहरों में, जिसमें केपी के पेशावर के अंदर हमने सेलिब्रेट किया, बलूचिस्तान के अंदर ज़ियारत में हमने सेलिब्रेट किया, सिंध में कराची में हमने सेलिब्रेट किया और पंजाब के अंदर लाहौर में, और इसी तरह गिलगित बल्तिस्तान में हम गुजरात टॉप तक गए। तो 5 सालों में 27 सितंबर हमने 5 मुख्तलिफ एरियाज रैली गई। एग्जैक्टली, बाइक्स पर जी, बाइक्स पर। और गिलगित बल्तिस्तान, खुंजराब, नॉर्थ टू साउथ, ईस्ट टू वेस्ट हमने छोड़ा नहीं अल्हम्दुलिल्लाह। जहाँ जहाँ पॉसिबिलिटीज थी हमने उस एरिया को एक्सप्लोर किया। इंटरनेशनली अभी देखें तो ईरान है, इसके अलावा कोई अपकमिंग प्लान्स हैं? जी इंशाल्लाह अपकमिंग। ये अपने लिए पूछ रही है। अच्छा, ठीक है, मोस्ट वेलकम। बाइक नहीं चलानी आती है। नहीं, लेकिन ये ना कि एक बाइक पे 2 लोग होते हैं, एक हो सकते हैं, 2 लोग हो सकते हैं, लेकिन रिकमेंडेशन नहीं होती, आपको अपने साथ ले जाएंगे। रिकमेंडेशन ये होती है कि सिंगल बाइक सिंगल पर्सन, लेकिन हाँ प्लान में ये चीजें होती हैं कि हम एक आधा राइडर एक्स्ट्रा रख लेते हैं अपने साथ, इन केस खुदा ना खासा करके पता है बीमार हो जाए और वो अपनी बाइक राइड ना कर सके, तो फिर वो जो एक स्पेयर राइडर है वो हमारे काम आ जाता है। तो मैं तो बिल्कुल ट्रेन नहीं ना हूँ, तो फिर क्या मेरे लिए क्या होगा? नहीं, आपके लिए मिशेल राह हमारी जो लेडी ट्रैवलर हैं गुल, वो साबित होंगी, क्योंकि वो हमारे साथ ट्रैवल भी कर रही हैं और पाकिस्तान की तारीख में पहली मर्तबा कोई फीमेल बाइकर इंटरनेशनल बॉर्डर क्रॉस कर रही है अपनी मोटर बाइक पे। जबरदस्त। आपकी कितनी खवातीन जा रही हैं आपके साथ? एक खातून। एक ही खातून? जी, एक खातून है। बड़ा जबरदस्त। नेक्स्ट इनके साथ मैं आऊंगी, जी, फिर आप लोग मुझे भी शो पे बुलाना। ठीक है। थैंक यू सो मच, आपने हमारे शो के लिए वक्त निकाला। व्यूअर्स, अभी हम शो में एक ब्रेक शामिल करेंगे, हाजिर होंगे इस ब्रेक के बाद।
ब्रेक के बाद एक बार फिर से गुड मॉर्निंग पब्लिक में आपको खुश आमदीद कहेंगे। आलमी शोहरत याफ्ता कवाल अजीज मियाँ को हमसे बिछड़े 21 बरस बीत चुके हैं और उनको उनकी खिदमत के पेश नज़र प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस से भी नवाजा गया। इसके साथ साथ जो मोस्टली उन्होंने कवालियाँ गाई, उनकी शायरी उनकी अपनी क्रिएटिविटी थी और उनके जो मद्दाह हैं वो आज भी उनकी कवालियों को सुनते हैं, पसंद करते हैं, उन्हें याद करते हैं। सो आज हम भी उन्हें याद कर रहे हैं। इस वक्त कवाल अजीज मियाँ साहब के साहबजादे इमरान अजीज मियाँ शो में हमें ज्वाइन करें। इमरान साहब, थैंक यू सो मच, वेलकम टू गुड मॉर्निंग पब्लिक। सर, बिलाशुबा जो अजीज मियाँ साहब हैं वो पूरे पाकिस्तान का प्राइड हैं। उनके मद्दाहों के साथ, हम लोगों के साथ उनकी कुछ मेमोरीज शेयर कीजिएगा। जी बहुत बहुत गुड मॉर्निंग आपको भी, और थैंक यू पब्लिक टीवी का कि उन्होंने मुझे स्काइप पे लाइव लिया। आज अजीज मियाँ साहब की एक 21वीं डेथ एनिवर्सरी है और मैं माफी चाहता हूं कि मैं आपको ज्वाइन नहीं कर सका लाइव, लेकिन ये है कि ये स्काइप के जरिए आपके साथ बात हो रही है। तो अजीज मियाँ साहब तो जी पाकिस्तान में नहीं बल्कि पूरी दुनिया में उन जैसा कोई नहीं है। बिल्कुल। और माशाल्लाह कव्वाली की जो इर्तिका के लिए बहुत काम किया उन्होंने। कव्वाली की उनका हमेशा से यही मकसद था कि एक उनका मिशन था कि मैं कव्वाली को आगे लेके चलूं और पाकिस्तान का नाम रोशन करूं। तो बड़े सगीर में, यूरोप में, अमेरिका में, अफ्रीका में, मिडिल ईस्ट में, जहां जहां भी गए उन्होंने पाकिस्तान का नाम रोशन किया है। और जब तक कव्वाली के लिसनर रहेंगे, जब तक लोग कव्वाली को सुनते रहेंगे, अजीज मियाँ साहब को वो याद करते रहेंगे। बिल्कुल ठीक। इमरान, ये फरमाइए कि मैं, चूंकि मुझे शर्फ हासिल हुआ है, मैंने कई बार लाइव उनको सुना हुआ है और एक बड़ा मुनफरिद स्टाइल था उनका। एक तो माशाल्लाह बहुत पढ़े लिखे आदमी थे, MA उर्दू किया हुआ, MA अरबी किया हुआ, उनको बहुत दस्तरसी ज़बानों के ऊपर शायरी अपनी खुद करते थे और फिर जो गाते हुए भी, कव्वाली करते हुए भी वो दरमियान में टुकड़े ऐसे अपने बना लेते थे। ये खुदादाद सलाहियत थी, कितनी रियाजत उन्होंने की इस मकाम तक पहुंचने के लिए? सर रियाजत तो बहुत की है उन्होंने। रियाजत तो छोटा लफ्ज है, रियाजत से भी ऊपर वाला काम किया उन्होंने। और वो ऐसे लोग थे कि जो अल्लाह ताला ने उनके दिलों पे नूर की मोहरें लगाई हुई थी और वो एक वली अल्लाह थे, वो एक दरवेश मर्द कामिल इंसान थे। और उनको ये भी शर्फ हासिल हुआ कि वो मक्का मौज़मा में भी कव्वाली की उन्होंने। 28 अप्रैल 1983 जुमेरात की रात, 1983 28 अप्रैल मक्का मौज़मा में अजीज मियाँ कव्वाल साहब ने कव्वाली की। ये भी उनको शर्फ अल्लाह ने दिया। और वो रियाजत तो सर एक छोटा लफ्ज होता है, वो लोग नवाजे हुए लोग थे, वो करम वाले लोग थे। वो अल्लाह ताला जो ऐसे लोग होते हैं वो स्पेशली तख्लीक करके भेजता है। अच्छा, ये फरमाइए कि जो कलाम वो पढ़ते थे, वो कलाम जाहिर है कि जब MA उर्दू किया वो आदमी ने, MA अरबी किया हुआ हो, तो किस शायर को ज़्यादा पढ़ना पसंद करते थे? किसकी चीज़ें ज़्यादा देखनी शुरू, मतलब उनकी ज़ौक़ था, उनका ज़ौक़ तो बहुत शानदार होगा। जो उनकी तालीम है उस हवाले से भी बहुत कम लोग हैं जो इतने पढ़े लिखे, इतना पढ़ लिख के आते हैं कव्वाली की तरफ। तो दोनों तरफ से, एक तरफ मौसीकी की तालीम, एक तरफ कव्वाली की तालीम, और उसमें अपना मुनफरिद स्टाइल ये बनाना जो है, ये कहाँ से उनके जहन में आया होगा कि मैं अपना मुनफरिद स्टाइल बनाऊं? हाँ देखिए जी, ये तो मैं मीर अनीस का एक शेर आपसे आप लोगों को आज सुबह सुनाता हूँ। मीर अनीस का शेर है कि लब पे आती है दुआ दिल से अनीस, वाह, लब पे आती है दुआ दिल से अनीस, दिल में जाने कहां से आती है। अरे तो ये तो बस इसका जवाब तो वो मैंने बताया ना कि अल्लाह ताला ने उनको बना के नीचे भेजा था। और आर्टिस्ट बहुत कोशिश कई लोग करते हैं बनने की, लेकिन वो आर्टिस्ट नहीं बन सकते। आर्टिस्ट नेचुरल होता है, बाय बर्थ होता है। और अजीज मियाँ साहब जो थे वो हाफिज शिराजी को बहुत लाइक करते थे, मौलाना रूम को पढ़ते थे,
शम्स तबरेज को पढ़ते थे, गालिब को पढ़ते थे, मीर तकी मीर को, इकबाल को, और जितने भी और बड़े बड़े शोरा इकराम है, जिस तरह सिराज औरंगाबादी है और कमर जलालवी साहब, उनका कलाम, सीमा बपुराबादी और बहुत ऐसे बड़े बड़े शोरा इकराम जैसे। अच्छा इमरान, आप जानना चाहेंगे, बिल्कुल इमरान आपसे ये भी जानना चाहेंगे, आप खुद भी एक कवाल हैं और आप और आपके भाई ने अपने वालिद के फन को संभाला हुआ है, ये बताएं कि अपने वालिद से सीखने का कितना मौका मिला और वालिद ने सिखाया किस अंदाज में? बस ये फैजाने नजर था, या के मकतब की करामत थी, सिखाए किसने इस्माइल को आदाब फर्जंदी। हाँ। तो फैजाने नजर भी होता है और मकतब की करामत भी है जी। और मछली के बच्चे को कौन तैरना सिखाता है, वो खुद ब खुद तैरते हैं। तो उनकी जो, वो कहते थे कि बेटा जो मेरी सोहबत है, जो मेरी कंपनी है ना, यही आपके लिए दर्स है और यही आपके लिए सब कुछ है। तो हमने उनकी कंपनी से सीखा, उनकी सोहबत से, और फिर बकायदा उन्होंने सिखाया भी, इसमें कोई शक नहीं कि उन्होंने बहुत मेहनत से, जैसे उन्होंने हमें बताया, बस जितना जिसने लिया वो आज अपने अपने माशाल्लाह बड़ा अच्छा जा रहा है वो अपने मकसद में। जैसे मैंने कहा कि शायरी का बड़ा आला ज़ौक़ था, इमरान भी उनके बारे में बता रहे थे, उन्होंने क्या क्या शायरों के नाम लिए हैं, मौलाना रूम का नाम लिया, शम्स तबरेज़ का नाम लिया, मीर अनीस का नाम लिया, फिर सिराज औरंगाबादी का नाम लिया, जिनकी वो मशहूर है कि ख़बर तहय्युर इश्क़ सुन, ना जुनू रहा ना परी रही, ना वो मैं रहा ना वो तू रहा, जो रही सब बेखबरी रही। पूरी की पूरी गज़ल ही वो जो है वो सुनने वाली है। तो इतने आला ज़ौक़ के साथ, इतने आला कलाम के साथ जब कोई आदमी जो है वो क़व्वाली की तरफ आएगा तो यकीनी तौर पर वो उसका फ़न उतना ही अच्छा होगा। अच्छा, तो ये जो बात है ना, मतलब ये है कि दो तीन उनकी बड़ी मशहूर हुई, एक तो मैं शराबी, हाँ। और उसका जवाब भी आया। ये वो दौर था जिसमें अजीज मियाँ के साथ उधर से साबरी, मकबूल साबरी वगैरह जो है वो भी उतने ही पॉपुलर थे। अभी नुसरत फ़तेह अली नए मैदान में आए थे। अच्छा। लेकिन यहाँ पे ये भी सवाल पैदा होता है कि एक वक्त ऐसा है जब तीन बड़े कवाल एक ही वक्त में पाकिस्तान के जो शोहरत की मंजिलें तय कर रहे थे और इसके फन के मैदान में छाए हुए थे। जैसे मैंने कहा, मकबूल साबरी हो गए, अजीज मियाँ हो गए और नुसरत फ़तेह अली हो गए। अब सवाल उसके बाद ये है कि वो उस लेवल पे वो चीज़ बाकी नहीं रही। इमरान होते तो हम उनसे ज़रूर ये सवाल करते कि जवाल कैसे आ गया। अभी भी बहुत लोग हैं, बहुत कवाल हैं, बहुत से लोग हैं, लेकिन वो जो शोहरत थी वो शोहरत किसी को नसीब नहीं हुई। तो बड़ा है, मतलब इसके लिए नए लोगों के लिए भी ये है कि अभी बहुत से लोग ऐसे हैं। अच्छा, मुझे ऐसे लगता है जब वो वाला टाइम था तो कवालों को बहुत ज्यादा शोहरत भी हासिल होती थी, बट मीडियम उस तरह से नहीं था कि ज्यादा से ज्यादा लोग सुन सकें। वही सुनते होंगे ना जिनको शौक होता होगा, महफिलें अटेंड करते होंगे बस। अब आजकल तो लोगों के पास उतना शौक नहीं है, बट मीडियम्स बहुत ज्यादा है सुनने को। वो सोशल मीडिया भी हो सकता है, वो म्यूजिक के लिए मुख्तलिफ वेबसाइट्स काम कर रही हैं, वहां पर भी हैं। और मेरे ख्याल में आज अगर कोई इस तरह से कवाल हो तो उसको बहुत ज्यादा नाम मिले, क्योंकि सुनने वालों के पास मीडियम्स बहुत ज्यादा हैं। हाँ, नहीं आपकी बात सही है, लेकिन उस वक्त ये है कि कॉन्सर्ट्स बहुत होते हैं। कॉन्सर्ट्स होते हैं, वही जो अब तो 2 बरस से कॉन्सर्ट्स बंद हुए हैं। अजीज मियाँ साहब को मुझे याद है कि वज्द की रात रमजान 27 रमजान को वो करती थी, तो 27 रमजान को वज्द की रात में कदाफी स्टेडियम में ओपन एयर में मैंने इनको सुना और यकीन मानो कि हजारों का मजमा था। उस हजारों के मजमे में ये लाइव परफॉर्म करके ऐसा लोगों को समा बांध देते थे कि जिसकी कोई हद नहीं। बिल्कुल ठीक हो गया। व्यूअर्स, इसी के साथ ही शो का एंड करते हैं। व्यूअर्स, इसी के साथ ही हमारा आज का शो अपने इख्तिताम को पहुंचा। आपसे मुलाकात होगी कल। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। हमें दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।